होली और धुलेंडी भारत का ऑथेंटिक रूप से जो फेस्टिवल है, जिसका इतिहास मिलता है, क्योंकि इतिहास का जो आरंभ है वो बुद्ध के और महावीर जैन के इतिहास से माना जाता है। तो जो बुद्ध का इतिहास है उसमें सावित्री के अंदर एक बार बुद्ध विहरते हैं, वहां लोगों को काम करने का सिखाने का काम करते हैं, धर्म का। तो सावित्री के लोग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप और आपका भिक्खु संघ 7 दिन तक बाहर ना निकले, क्योंकि लोग यहाँ काम में रत हैं, काम रति में रत हैं, प्रमाद में रत हैं, एक दूसरे के ऊपर लेडी फेंक रहे हैं। लेडी, लेडी को लैडी भी बोलते हैं, पर लेडी का मतलब है धूल के, मिट्टी के ढले, और दुलेड्डी का मतलब है खराब ढले, कीचड़ वगैरह भी वो फेंक रहे हैं, गाली बक रहे हैं और काम में रत हैं। तो हम आपको जो भोजन है वो बिहार के अंदर ही पहुंचा देंगे। 7 दिन तक ये चलता है और 7 दिन के बाद फिर भिक्खु संघ गांव में जाता है, सावित्री में, लोगों को पढ़ाने के लिए और पिंडपात की चारिका के लिए। वहां पर बुद्ध बताते हैं कि जो लोग प्रमाद में रहते हैं उनका नुकसान होता है, और जो अप्रमाद में रहते हैं उनका बड़ा फायदा होता है। जो लोग काम में रत रहते हैं, प्रमाद में रत रहते हैं, काम रति में रत रहते हैं, उनके मुकाबले जो लोग इनसे दूर रहते हैं उनका बड़ा फायदा होता है, वो मुक्त हो जाते हैं। धम्मपद के अंदर गाथा कथा नंबर 26 और 27 में ऐसा वर्णन है। इसका मतलब पुराने समय में, बुद्ध से भी पहले, सावित्री और सावित्री के आसपास का जो तराई का एरिया है, बिहार है, और जो नेपाल का तराई का एरिया है, वहां पर इस बसंत ऋतु में और फागुन मास के अंदर लोगों में प्रमाद की अवस्था आती है, क्योंकि मौसम ठंड से गर्म की तरफ बढ़ रहा है और वहां लोग प्रमाद की, कामरति की, कामरत की क्रिया में संलग्न रहते थे। ऐसे वर्णन के आधार पर हम प्रमाण के साथ बोल सकते हैं। दुलैंडी को ही आज के समय होली बोलते हैं। दुलैंडी या लैंडी, धूल वंदना भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम इसके पड़े हुए हैं। यहां जो जानकार की बात है, समझने की बात है, वो ये है कि ये दो उत्सव हैं और दोनों अलग अलग हैं। एक होली और एक दुलैंडी, यानी जिसमें कीच, गारा, मट्टी, रंग, शराब, भांग, एक दूसरे को छेड़ना छाड़ना, कामरत कामरती, गाली गलौज, कीचड़ फेंकना, ये अलग उत्सव है। और जो होली का उत्सव है वो अलग है, क्योंकि होली का जो उत्सव है वो होरा से बना हुआ है। वो फसल का फेस्टिवल है, फसल का उत्सव है। आपके यहां फसल आने वाली है, आपने फसल काटी है, उसको चेक कर रहे हैं, भून के देख रहे हैं कितने दाने हैं कितने नहीं है। और होरा, जो चना होता है उसका जो दाना है वो पक चुका होता है, बड़ा भी हो चुका होता है, उसी को होरा बोलते हैं। होरा काट के लाते हैं, उसे भूनते हैं, खाते हैं, गांव में भी आजकल खाते हैं भून के। सरसों भी पकने पकने वाली है। और पेड़ पत्ते के अंदर, जो बसंत ऋतु के अंदर जितना भी पेड़ पत्ते हैं गर्मियों के, उनमें पत्तियां खूब आने वाली हैं, पर आम के ऊपर बौर तेजी से आ रहा है। और मौसम सर्दी से गर्मी का बढ़ रहा है, तो फसल चेक कर रहे हैं। और जो उन्होंने उस समय, जब दिवाली के बाद में गौतम धम्म वर्धन का दिन आता है, जिसको गोवर्धन बोलते हैं,
गौतम के धम का वर्धन, उस समय जो प्रतीक के रूप में पूरा का पूरा एक गांव बसाते हैं, खासतौर से मथुरा के क्षेत्र का, उसमें जो गोबर इस्तेमाल होता है उसकी भरभोलियां बनाते हैं, जिसमें 7 या 8 भरभोलियां डालते हैं और एक धमचक्र बना के डालते हैं, उनको सुखाते हैं, वो तब से तैयार होते हैं। और इस समय उनको जलाने का, जगह जगह जलाकर उसमें भूनने का काम होता है। भूनकर देखते हैं क्या बना है क्या नहीं। तो भारत के अंदर बहुत लंबे समय में कई कई सारे जो फेस्टिवल है उनको मर्ज कर दिया गया है, उनको मिला दिया गया है, उनको आपस में एक दूसरे में घालमेल कर दिया गया है। जैसे दूध पानी मिल जाता है, तो पता नहीं चल पाता कौन सा फेस्टिवल क्या कर रहा है और कौन से फेस्टिवल का क्या काम है। लगता है कि होली का फेस्टिवल है, होली का फेस्टिवल फसल का फेस्टिवल है, और जो अगले दिन धुलंडी का फेस्टिवल है, जो पूर्णमासी से अगले दिन आता है, फागुन की पूर्णमासी से अगले दिन, वो फेस्टिवल होली का फेस्टिवल नहीं है, वो धुलंडी का फेस्टिवल है, वो बुद्ध से पहले का फेस्टिवल है। और ये होली वाला जो फेस्टिवल है ये फसल का है, और फसल जब से आरंभ होनी शुरू हुई है ये तब से चल रहा है। जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी पुराण हैं, जैसी भी कहानियां सुनाई जाती हैं, उन कहानियों के बारे में अगर आप जानकारी लोगे तो ना उनका सर मिलेगा ना उनका पैर मिलेगा, ना उनकी कोई तारीख मिलेगी, ना उनका कोई माई मिलेगा, ना उनका कोई बाप मिलेगा, ना उनकी कोई वंशावली मिलती है कि कब से कब तक चल रहा है, ना उनका कोई क्षेत्र मिलता है। वो कहानियां क्यों बनाई जाती हैं? वो कहानियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आप जो इसके पीछे की अच्छी और सच्ची कहानी है, जो भारत के समणों की मूल कहानी है, भारत के समण किसानों की मूल कहानी है, भारत के फेस्टिवलों की मूल कहानी है, वो छुप जाए और हम इसको चलाएं, हम हमारे नाम से ये चले, और इससे जुड़े हुए जितने भी मत हैं उनका बहुमत हमें मिल जाए, और इस पे हम अपनी ठाप लगा दें कि ये होली का फेस्टिवल हमारा है, इसका डेट हम तय करेंगे, इसका टाइम हम तय करेंगे, कब भरबोलियों में आग लगेगी उसको हम तय करेंगे, कब ये खत्म होगा उसको हम तय करेंगे। तो हमारे पुराने उत्सव, पुराने फेस्टिवल दोनों हाथ से, सारे फेस्टिवल हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो फिर मत हमारा होगा, बहुमत हमारा होगा, पर कंट्रोल दूसरे लोगों का होगा। फेस्टिवल हमारा होगा, फायदा दूसरे लोगों का होगा। ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। इसलिए कहानियां बनाई जाती हैं। उन कहानियों को खाली बनाया नहीं जाता, उनको एक एक बच्चे के दिमाग में डाला जाता है। बच्चों को पता नहीं चलता कि वो कहानी कब पढ़ गई, क्योंकि स्कूल के अंदर जब किताबों में लिख जाता है, पहली किताब में, दूसरी किताब में, तीसरी की किताब में, चौथी, पांचवी, छठी किताब में, सातवीं में, आठवीं में, लगातार वही आ रहा है। निबंध के रूप में, पाठ के रूप में, सवाल के रूप में, कथा के रूप में, कहानी के रूप में, नकल के रूप में, इमला के रूप रूप में बार बार उसी कहानी को पढ़ाते हैं। लिखो होली का निबंध, लिखो दीपावली का निबंध, लिखो रक्षाबंधन का निबंध, लिखो दशहरा का निबंध। तो रट जाता है। जो उन किताबों में लिखा हुआ होता है उसे कोई चेक नहीं करता, क्योंकि सबको पास होना है, 4 लाइन रट मारो, वही साल साल आनी है, पास हो जाते हैं, बात खत्म हो गई। यहां एजुकेशन का लेवल सिर्फ इतना ही है, 100 में से 33 नंबर कैसे ही आने हैं, काम खत्म हो गया, हम पढ़े लिखे हो गए। तो अच्छे अच्छे जो विद्वान लोग हैं उन्हें भी ये समझ नहीं है, वो भी ये सवाल नहीं करते अपने मास्टरों से और पूछते हैं भाई ये है क्या, ये कहानी जो तुम सुनाते हो, ये कहानी का ना सर है ना पैर है। और कोई कोई अगर समझ भी जाता है तो वो सोचता है अरे मैं क्यों उस फटे में टांग अड़ाऊं, अपना नौकरी वोकरी चल रही है, अपना काम चल रहा है बढ़िया, मैंने क्या करना खामे का, जो है वो ठीक है। जो है वो ठीक सोच सोच के सारी की सारी सभ्यता, सारी की सारी संस्कृति, सारी के सारे फेस्टिवल, सारे के सारे क्रियाकलाप, सारी दौलत, सारा बौद्धिक हमारा जितना भी लिटरेचर, जितना भी कार्यक्रम था, जितना भी फिजिकल था, वो सब लगभग जा चुका है। यही सोच सोच के कि हमारा क्या लेन देना है, हमारा क्या लेन देना है। और वैसे ही कसर जब हो जाती है पूरी, जब बात समझ में नहीं आती और उसका ऐलान कर देते हैं कि ये हमारा नहीं है, इसको छोड़ दो। भाई हमारा नहीं है तो आया कहां से? नेपाल के अंदर ये फेस्टिवल पानी का और रंग का
मनाया जाता है क्योंकि उसी क्षेत्र का है। काठमांडू के अंदर एक इद्दी कील जगाई जाती है, एक बांस का खंभा गड़ाया जाता है जो बौद्धों का प्रतीक है। इद्दी कील बौद्धों की होती है और वहां पानी का रंग का पूरा उपयोग होता है। वहां बाकायदा दरबार लगता है, इसका प्राचीन समय से लगता रहा है। पर नेपाल का जो तराई का एरिया है, उस तराई के एरिया के अंदर जो लोग इसको मनाते हैं, फाग उत्सव को, फागुन उत्सव को, इसका नाम होली नहीं है, फाग उत्सव, फागुन उत्सव, पानी वाले का, क्योंकि फागुन में चल रहा है। फाग के गीत होते हैं, फागुन के गीत होते हैं। तो उसका और आज का हमारा जो बिहार है, वो दोनों का फेस्टिवल लगभग एक सा है, लगभग एक सा। काठमांडू में ऊपर पहाड़ों में तो अलग है, पर नीचे एक सा है। इसका जो टाइम है, 7 दिन का तो बुद्ध की किताब में लिखा हुआ है, पर कहीं कहीं 15 दिन का भी है, और कहीं कहीं बसंत पंचमी से लेके और ये जो फागुन मास की पूर्णमासी है वहां तक भी चलता है। ये जो फेस्टिवल है, एक दूसरे को छेड़ने का, काम में रत होने का, काम रति का, इसका मध्य प्रदेश के अंदर भी होता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो भील जाति के लोग हैं वो डांस करते हैं इन दिनों, हफ्तों तक उनका कार्यक्रम चलता है। और डांस करते करते किसी अगर युवक को कोई युवती पसंद आती है तो वो उसके गाल पे रंग लगाता है। अगर युवती भी उसको रंग लगा दे तो दोनों शादी कर लेते हैं, उनका शादी का फेस्टिवल है। और अगर युवती रंग ना लगाए, इसका मतलब वो राजी नहीं है, तो युवक फिर किसी दूसरी युवती को ढूंढता है। ये फेस्टिवल वहां चलता है। गोवा के अंदर फेस्टिवल चलता है, राजस्थान के अंदर फेस्टिवल चलता है, पर अलग अलग रूपों में चलता है। मोस्टली बिहार, नेपाल और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी जो भारत है, ये जो पानी वाला फेस्टिवल है या जो छेड़छाड़ वाला है, कामरति वाला है, जिसको हम होली या होलिका बोलते हैं, ये फेस्टिवल दुलंडी वाला, धुरंडी वाला, धूलवंदनी वाला, ये इसी क्षेत्र का है। साउथ के अंदर जो फेस्टिवल मनता है वो कामरति का फेस्टिवल है। अगर कामरति का या महिला का पुरुष के प्रति आकर्षण का या छेड़छाड़ का, या ये जो बसंत का महीना आता है जिसके अंदर युवाओं में और पेड़ पौधों के अंदर नई अंगड़ाई आती है, अगर ये कामरति का फेस्टिवल नहीं होगा, शादी ब्याह का फेस्टिवल नहीं होगा, एक दूसरे को देखने दाखने का फेस्टिवल नहीं होगा, तो शादियां ब्याह नहीं होंगी इतनी ज्यादा। तो फिर आगे जनसंख्या का जो बढ़ाव है या पब्लिक का बढ़ाव है या जो वंश का बढ़ाव है वो नहीं होगा। इसलिए ये पूरी पूरी मनुष्य सभ्यता का एक आवश्यक अंग रहा है, इसलिए ये पहले से मान्य है। इसमें बूढ़ों का और बच्चों का कोई काम नहीं है। बेसिकली ये युवक युवतियां एक दूसरे को चयनित करती हैं, ये उनका काम है, और वो उस समय प्रमाद में होती हैं, मदमस्त होती हैं। इसलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति बताते हैं कि प्रमाद में रहने से कोई फायदा नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रमाद खराब है, वो ये कह रहे हैं कि प्रमादी व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्ध तो सिखाते थे कि आपने बोध प्राप्त करना है, मुक्त होना है, और मुक्त होने के लिए आप प्रमादी नहीं हो सकते, आप शादी नहीं कर सकते। क्योंकि बुद्ध के जितने भी शिष्य रहे हैं, धार्मिक शिष्य, वो अविवाहित हैं, उनके यहाँ कोई शादी वादी नहीं है, और किसी ने शादी की भी है तो वो छोड़ के आया है। क्योंकि अगर प्रमाद में रहोगे तो मुक्त नहीं हो सकते, फिर तो बंधन में रहोगे। जब शारीरिक बंधन में रहोगे, मानसिक बंधन में रहोगे, तो फिर आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए वो अपने हिसाब से बताते हैं 26वीं 27 में, पर ये नहीं कहते हैं कि आम साधारण के लिए प्रमाद या अप्रमाद खराब चीज है। पर प्रमाद अप्रमाद के नाम पे किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध छेड़ना, या जबरन उससे अपना प्रस्ताव पास कराना, या जबरन गाली गलौज करना, या उसको अभद्र भाषा इस्तेमाल करनी या छेड़खानी करनी, ये अपराध में आता है। ये उस कार्यक्रम में नहीं आता जो कार्यक्रम पहले चलता था। पहले का कार्यक्रम हेल्दी था, बढ़िया था, सारा का सारा अच्छा था। पुराने समय में वृंदावन और मथुरा के अंदर बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट लोग रहे हैं, और वहां पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी रही है। मथुरा नाम इसलिए पड़ा हुआ है, वृंदावन इसलिए नाम पड़ा हुआ है। वहां का भी जिक्र आता है बरसाने की जो होली है। बरसाना वहां एक गांव का नाम है। वो जो गांव है राधा रानी का बताया जाता है।
कोई रही होगी राधा रानी जो बहुत ज्यादा अच्छी रही होगी, और कोई वहां रहा होगा, क्योंकि लड़के वहां जाते हैं तो लड़के वहां महिलाओं को प्रपोज करने के लिए जाते हैं, और महिलाएं उनकी पिटाई करती हैं, लठ बरसाती हैं, क्योंकि बरसाना एक गांव का नाम है, और ये 15 दिन 20 दिन चलती है, महीने भर तक चलता है ये कार्यक्रम। लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं। ये लठमार होली भी चलती है, जो शुक्ल पक्ष की नवी से चलती है, यानी कि अब से लगभग 6 दिन पहले से 6 दिन बाद चलेगी, होली के बाद। तो वहां जब ये चलती है तो वो महिलाएं लठ मारती हैं। इसका मतलब ये कोई प्राचीन परंपरा है जो लगातार लगातार चल रही है, और अगर ये पुरातन और प्राचीन परंपरा है तो ये समणों की है। इसको बुराई में बदला गया होगा बेशक आज के समय, पर पुराने समय में ये सिस्टमेटिक तरीके से लगातार चल रही है। मिथिला प्रदेश के अंदर वहां एक दूसरे का कुर्ता फाड़ते हैं, और तमिलनाडु के अंदर कामदेव की कथा पे वसंतोत्सव मनाते हैं। इसको वसंत का उत्सव भी बोलते हैं और काम का उत्सव भी बोलते हैं, काम उत्सव और बसंत उत्सव, क्योंकि मौसम रंगीन है, रंग भरा है, रंगीला है, इसलिए ऐसा काम सारे के सारे चलते हैं। इसको फगुआ भी बोलते हैं, फाग भी बोलते हैं, और इसको बसंत उत्सव भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, पर ये दोनों जो चलते हैं अलग अलग चलते हैं। इसमें किसी भी हालत में होली को और धुलंडी को एक नहीं बोल सकते हम, दोनों दिन के अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं। जो होली है वो एक दिन का कार्यक्रम है, पर जो फगुआ है, फाग है, वो महीनों का, 15 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का कार्यक्रम है, क्योंकि बसंत ऋतु चल रही है, और बसंत ऋतु की पूर्णमासी है, उसके बाद तक भी कहीं कहीं चलता है। पूरी दुनिया के अंदर ये जो प्रमाद वाला काम है, या कामरति वाला काम है, या ये छेड़छाड़ वाला काम है, लगभग पूरी दुनिया में चलता है। कहीं पानी के साथ चलता है, कहीं पानी के साथ नहीं चलता है। जहां ठंड होती है वहां अलग तरह है, जैसे स्पेन के अंदर टमाटर एक दूसरे को लगाते हैं, फेंकते हैं, उनका वही प्रमाद है, वही काम है, पर वो छेड़छाड़ वाला कार्यक्रम वहां चलता है। सारा का सारा जितना भी सिस्टम है, कहीं पानी फेंकने का, कहीं नहीं फेंकने का, वो मनुष्य की रीत से, ऋतु से, और मनुष्य के अंदर जो बदलाव आते हैं, यौवन के बदलाव आते हैं, उससे संबंधित है। नेवार जाति जो है नेपाल के अंदर, वो बुद्धिस्ट है, और वो इस फेस्टिवल को बहुत पहले से मनाती आ रही है। तो यहां हम अगर ये कहें कि होली या ये जो फेस्टिवल है जिसको दुलंडी बोलते हैं, ये हमारा नहीं है, या ये खराब है, या ये अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं, या कैसे मना रहे हैं या कैसे नहीं मना रहे हैं। पर ये जो फेस्टिवल है, ये जो उत्सव है, ये प्राचीन है और ये समणों का है, और दोनों ही समणों के हैं, चाहे फसल वाला हो और चाहे छेड़छाड़ वाला हो। पर आज के समय इसमें कहानी जोड़ दी गई। कहानी क्यों जोड़ी जाती है? आपके मत को लेने के लिए, आपका जो मत है वो हमारे मत में आ जाए, इसलिए कहानी एक बनाई गई, और एक यूनिवर्सल कहानी बना के सुनाई गई। और वो कहानी सुनाई गई कि भाई राजा था, उसकी बहन थी और उसका लड़का था, एक आग जली, उस आग में दोनों बैठे, बहन जल गई और बेटा बच गया। मतलब किसी अंग्रेज को ये कहानी सुना दो, हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। पूरी दुनिया में इस कहानी को प्रचारित कर दो, लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे कि भारत के लोग तो अकल से बिल्कुल ही पैदल हैं। ये कौन सी आग है और ये कौन से बुआ भतीजे हैं? भाई बुआ भतीजे एक ही खून के हैं, एक ही डीएनए के हैं, सारी बात एक ही है, और वो बच्चा बच गया और वो जो बुआ थी वो मर गई। कमाल की बात है। और ऊपर से कहानी ये सुनाते हैं कि वो राजा था, पर राजा के एरिया के अंदर, दरबार के अंदर आग लगी और बहन जल गई और बेटा बच के आ गया, और राजा को पता ही नहीं है। और राजा उनको घोड़े पे चढ़ा के, उनको फांसी की बजाय उनको मुंह काले करके घुमा रहा है, बहन की हत्यारों को। यह कैसा राजा है या मजदूर है? मतलब समझ में नहीं आती लोगों को कि अपने ही राजा की बेइज्जती करते रहते हैं कि हमारा राजा इतना नपुंसक है कि उसने हत्यारों का सिर्फ मुंह काला किया, उनको छोड़ दिया। ये कहानियां बनाई जाती हैं, ये कहानियां इसलिए बनाई जाती हैं
ताकि माइंड का डायवर्जन ना हो, ताकि माइंड सिर्फ उनके हिसाब से चले, आप अपनी सोच अपने काम को ना देख पाओ कि कहां बात चलती है कहां नहीं। सारी हिस्ट्री के अंदर सब पढ़ाते हैं, पर किसी भी हालत में बुद्ध के धम्मपद की इतनी इंपॉर्टेंट घटना, जो 26 और 27 नंबर का धम्मपद है, जो चीख चीख के कह रहा है कि ये भारत का प्राचीन फेस्टिवल है, उत्सव है, चाहे भले ही कैसा भी है, पर है तो समणों का। और ये उस समय के हिसाब से बढ़िया रहा है, क्योंकि उस समय इसकी मान्यता प्राप्त रही है। और ऐसी मान्यता स्वयंवर में बहुत सारी काल्पनिक जो कहानियां उसमें भी है। और हमारी महिलाओं को तो खुद चुनने की आजादी है। मध्य प्रदेश का जो भील जाति का लोग हैं, उनका फेस्टिवल आज भी चलता है, वो बता रहे हैं। और आज भी बहुत जगह महिलाएं खुद चुनती हैं, उनको चुनने का अधिकार है। हमारे यहाँ यही प्रथा रही है कि महिलाएं स्वयंवर करती हैं, अपने वर को खुद ही खोजती हैं। तो ये प्रथा रही होगी उस समय वैसी, कि 7-8 दिन 10 दिन आपस में मिलें जुलें, एक दूसरे को रंग लगाएं, धूल फेंकें, बातचीत करें, और फिर एक दूसरे को पसंद करें और परिवार को आगे बढ़ाएं। तो इसके प्रमाण तो खत्म कर दिए, प्रमाण तो नहीं मिलते, पर बुद्ध जैसी गाथाओं में, कहानियों में मिल जाते हैं। और बुद्ध की कहानी और गाथा छोड़ो, आज के समय पूरे देश में जहां जहां भी ये प्रथा चल रही है, उससे साफ पता चलता है कि ये प्राचीनतम है। अगर ये प्राचीनतम नहीं होता, तो एक तो ये पूर्णमासी को नहीं होता, क्योंकि पूर्णमासी हो या अमावस हो या पड़वा हो या एकादशी हो या द्वादशी हो या तृतीया हो या चतुर्थ हो या पंचमी हो या छठ हो या सप्तमी हो या अष्टमी हो या नौवीं हो या दशहरा हो या एकादशी हो या द्वादश हो या तेरस हो या चौदस हो, अगर इस तरह का या मास आता है, फागुन मास आता है, पौष मास आता है, अघन आता है, अगर मास और डेट पुराने समय पाली के हिसाब से आती हैं, तो फेस्टिवल पुराना है और इसी देश का है और श्रमणों का है। अगर डेट के हिसाब से आती हैं, तो वो हमारा नहीं हो सकता, या लेटेस्ट होगा तो देश का किसी और डेट का होगा। पहला तो प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण ये है कि उस तरह के क्रियाकलाप पूरे देश में आपको टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय के हिसाब से मिलते हैं। ये जो बसंत पंचमी का जो ऋतु चलती है, इसमें जो फल्गुन मास है, इसके गीत मिलते हैं, इसके गायन मिलते हैं, इसका क्रियाकलाप मिलता है। पूरे बिहार में, पूरे नेपाल की तराई के क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर फागुन मास के गीत बहुत गाए जाते हैं, वहां से इसके सबूत खूब मिलते हैं। और पूरे भारत में कहीं 7 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 5 दिन, किसी कहीं 15 दिन, कहीं इस पूर्णमासी के बाद आरंभ होता है, कहीं पूर्णमासी से पहले ये कार्यक्रम चल रहा है। इसका मतलब पुराना है, एक डेट पे नहीं है और हो नहीं सकता एक डेट पे। कारण क्या है कि बसंत ऋतु को एंजॉय कर रहे हैं। जो बसंत ऋतु है, और बसंत ऋतु का जो टेक्सचर है, कोल्ड से लेके और हीट वेव का, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम से बदलता है। यानी कि आप अगर हिमाचल प्रदेश में जाओगे, तो हिमाचल प्रदेश में अभी ठंड पड़ रही है, वहां पानी से नहीं खेल सकते और कुछ वेट करना पड़ेगा आपको। आप नीचे उतर के आओगे तो अभी पानी से नहीं खेल सकते, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। पर आप अगर मध्य प्रदेश में जाओगे, उत्तर प्रदेश के पूर्वी एरिया में जाओगे, तो वहां लगभग गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, तो वहां पानी से खेल सकते हो। और साउथ के अंदर इसको मनाते नहीं, क्योंकि वहां तक ये पहुंचा नहीं, तो साउथ में आज भी नहीं मनाते। दक्षिण के अंदर कोई होली का फेस्टिवल है ही नहीं, कोई होली की छुट्टी भी नहीं होती वहां। पर नेपाल के अंदर, तराई के अंदर धूमधाम से मनता है, क्योंकि उसी एरिया में तो मनता था जहां ये बुद्ध की गाथाएं हैं और बुद्ध का सिस्टम है पूरा। फिर धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया, लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको बनाया, अपने अपने हिसाब से इसको किया। पुराने साहित्य के अंदर इसके गायन गीत मिलते हैं, चाहे वो मुगल आए हो तब भी, चाहे अंग्रेज आए हो तब भी, या उससे पहले बुद्ध रहे हो जब भी, या बुद्ध से पहले तब भी इसकी कहानियां मिलती हैं। और जितने भी कविताएं हैं, कवि हैं, सभी ने होली के ऊपर खूब लिखा है। पर होली होली के ऊपर नहीं लिखा, बेसिकली उन्होंने रास रंग के ऊपर लिखा है। ये कमाल की बात है कि वो होली के ऊपर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि होली के ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चने भूने हमने, गेहूं हमने भूना, हमने अपनी बारी देखी, हमारा फेस्टिवल है, किसानों का है, हमारा खेत तैयार हो गया है, हमारी फसल आने वाली है, हम चेक कर रहे हैं, हमने जो उपमा थे वो चलाए, वो जलाए देखे। ये तो होली का वर्णन हो गया। वो जो वर्णन कर रहे हैं, वो रास का, रंग का, युवक का, युवती का, डांस का, प्रमाद का, अप्रमाद का, इसका रंगीन मिजाज का, और जो हवा बह रही है, क्या बोलते हैं, प्यार की और मोहब्बत की, और जो मौसम बढ़िया हो रहा है, और जो पत्तियां निकल रही हैं, और जो पतझड़ जा रहा है, वो उसका कर रहे हैं वो। क्योंकि कवियों के तो यही सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे गीत हैं, म्यूजिक भी इसमें बहुत सारे बने हुए हैं।
जैसे मल्हार बनी हुई है, राग ट्रस्ट बना हुआ है, तो बहुत सारा संगीत भी इसके ऊपर बनाया हुआ है, क्योंकि ये प्रमाद से संबंधित है। जहां शराब हो, जहां प्रमाद हो, जहां जीवन रंगीन हो, वहां तो कवि भी आ जाते हैं, गायक भी आ जाते हैं, ढोलक वाले भी आते हैं, मजीरे वाले भी आ जाते हैं। इसलिए जब टोनियां निकलती हैं, आज भी होली से अगले दिन, होली पर नहीं होता कुछ भी, होली से अगले दिन यानी दुलहंडी वाले दिन, तो भारत में आज भी कोई धूल फेंकता है, कोई कीचड़ फेंकता है, तो मजीरा लेके, ढोलक लेके, झांझर लेके खूब गीत गाते हैं, थोड़ा नशा भी करते हैं, भांग खाते हैं, भांग शराब पीते हैं। अब तो शराब अवेलेबल है, बहुत सारे कुछ ज्यादा भी पी लेते हैं। तो ये चीजें उसी समय से मान्यता के आधार से चल रही हैं, किसी ने बनाई नहीं है। कोई ये कहे कि कोई बमण समण आया और उसने ये कर दिया हो, ऐसा नहीं है। ये पहले ये मनुष्य का क्रियाकलाप है जो चल रहा है, और भारत के अंदर ये ऑथेंटिक है और चलता है। पर आज के समय ये देखना चाहिए कि इसका रूप क्या हो गया है। जो और लोग हैं, जो समण नहीं है, वमन है, वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। वो कैसे पूरा फायदा उठाते हैं? वो बढ़िया से ठाट वाट से सफेद सफेद से कुर्ते पजामे निकालते हैं, उनकी महिलाएं भी बढ़िया सफेद सफेद सी साड़ी निकालती हैं, और वो गुलाल से बैठ जाते हैं एक जगह गुलाल लेके। लोग आते हैं जो उनके गुलाम होते हैं, उनके सर्वेंट होते हैं, उनके चेले चंटारे होते हैं, वो आते हैं। वो आके बाबूजी नमस्कार, अम्मा जी नमस्कार, उनके पैर छूते हैं, उनके उनको गिफ्ट ले लेके आते हैं, या उनके यहाँ कुछ मीठा गुंजिया वुंजिया खाते हैं। तो चरण छूते हैं तो गुलामी स्वीकार करते हैं उनकी। अब वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमारे गुलाम बनो। और वो जमात इकट्ठी रहती है, थोड़ा बहुत गुलाल अबीर फेंक दिया, और उसके बाद में उनका होली हो गया। कई जगह खाली गुलाल को उड़ा देते हैं और बढ़िया खाना खाते हैं, गीत संगीत चलता, नाचते हैं और अपना मौज करते हैं। वो कोई कीचड़ नहीं लपेटते, वो कोई एक दूसरे कपड़े नहीं फाड़ते, वो कुछ नहीं करते। वो अपने संघ को इकट्ठा करते हैं, अपने गुलामों को इकट्ठा करते हैं। और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके यहाँ जाके फक्र महसूस करते हैं, उनके पैर छू के, और ऐसे करके बड़ा होली का मिलन है। आओ छोटे बड़े सब बराबर हैं, आओ गले मिलते हैं। साल में एक बार गले मिल लिए, काम खत्म हो गया, बाकी तो 364 पैर ही पड़ना है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनके व्यापार चल रहे हैं। हलवाई की दुकान उनकी चलती है, रंग अबीर की उनकी चलती है, लोगों का आना जाना ट्रांसपोर्ट उनका चलता है, जो जो भी सामान बिकता है उनका बिकता है। पर हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोगों का काम यह था कि वो अपनी जीवन संगनी को ढूंढे। ये था होली का मतलब, यानी कि जो दुल्हनडी है उसके बाद का मतलब, कि वो जाएं, जाके ये देखें, कहीं प्रस्ताव दें कि भाई मैं इस समय मौका होली का है, आपको पसंद करता हूं, या आप शादी करें। तो वो परंपरा तो होगी खत्म। अभी नशा करके, शराब पी के, और ढूंढते रहते हैं कहाँ कोई लड़की मिल जाए, कहाँ कोई औरत मिल जाए, या पहले से ही कहीं कुछ है तो उसको छेड़ना, जबरदस्ती उसके रंग लगाना, उसका चेहरा खराब करना, उसके शरीर को छेड़ना, अश्लील बातें करना। उसके बाद में वहां झगड़े होते हैं शराब पी के, उसके बाद चाकू छुरियां चलती हैं, नाली में पड़े रहते हैं, जीवन भर की दुश्मनी हो जाती है। संग वंग तो बनता नहीं, पर जो बना बनाया संग है वो भी टूट टाट के इधर उधर हो जाता है। हमारे लोग और बिखर जाते हैं, मतलब फेस्टिवल पे जाने दुश्मन हो जाते हैं एक दूसरे के। जन्मों तक दुश्मनी चलती है कि होली पे ये आया था, इसने मेरी बहन छेड़ी, इसने मेरी माँ छेड़ी, इसने मेरी ताई छेड़ी, इसने मेरी चाची छेड़ी। और वो मन में बात रह जाती है, गांठ रह जाती है, और पूरे जीवन भर वो दुश्मन होके एक दूसरे के विरुद्ध में काम करते रहते हैं। तो हमारा तो जुड़ने की बजाय और मामला टूट जाता है। तो हमको कैसा करना चाहिए? हमको, अगर हम पुराने रूप में इसको नहीं मना सकते हैं, कि पुराना हमारा सिस्टम था अपने परिवार को बढ़ाने के लिए अपने जीवन संगनी या जीवन साथी ढूंढने का, वो परंपरा नहीं आ सकती, क्योंकि लोग भूल गए उसको। कहीं कहीं सामूहिक विवाह होते हैं, पर वो होली वाले दिन नहीं होते, या उसके अगले दिन नहीं होते। तो हमको अपने घर में रहना चाहिए, अपना जूम है, जूम के पोर्टल पर अपनी मीटिंग करनी चाहिए। आजकल की अच्छी सुविधा है। नहीं तो एक दिन शांति से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, अपना लिखाई करना चाहिए, अपने बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए। आज के परिवेश में ये ऐसा नहीं है। और बच्चों का तो और बड़े बूढ़ों का तो फेस्टिवल है भी नहीं, वैसे भी इसको बिल्कुल क्लियर समझ लें अच्छी तरह से। होली का जो पहला दिन है वो फसलों का है, और दूसरा वाला जो दिन है वो युवक और युवतियों का है, जो अब बहुत बुरी तरह से विकृत और बेकार हो चुका है। तो टोटल फेस्टिवल हमारा है। आप इसको मनाएं या ना मनाएं, वो आपका आपका डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। पर ये हमारा है, ये स्टाम्प हमको लगानी है, इसका फायदा होता है। जो फेस्टिवल हमारा है और इसको हम अपनी स्टाम्प लगा लगा देते हैं, वो कल्चर और वो सभ्यता हमारी हो जाती है। हम बाद में ठीक कर लेंगे जैसा भी है, पर हमारा है, समणों का है, ये स्टाम्प लगानी है। हमको बताना है कि भर भेदिए में आग कब लगानी है, हमको बताना है कि कब उसको आग लगा के भूनना है, हमको बताना है कि ये कौन से दिन पड़ना है, हमको बताना है कि हम इसके मालिक हैं।
क्योंकि जो व्यक्ति कार्यक्रम की रूपरेखा रखता है, जो कार्यक्रम का टाइम फिक्स करता है, जो लोगों को बताता है कि आपको इस समय करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, वही समुदाय, वही व्यक्ति इसके मालिक होते हैं। फेस्टिवल हमारा है, पर दूसरा आदमी बताता है कि इतने बजे इतने करो, तो उसी का फेस्टिवल है, हमारा नहीं है। मना हम रहे हैं, पर मालिक वो है, तो मालिकाना हक वापस लेना है, चाहे हम मनाए या ना मनाए, वो बात की बात है। इसलिए होली पे आप अपना पूरा सिस्टम को अच्छी तरह से खोल लें, अपना बुद्धि को अच्छी तरह से खोल लें, घृणा करना बंद करें। होली से या धुलंडी से घृणा ना करें, नफरत ना करें, जानकारी हासिल करें। कोई आपको जबरन खेलने के लिए नहीं बोल रहा है, कोई आपके घर में जबरन नहीं खुलेगा। अपना ताला लगा के रखिए, बोलिए आज नहीं मिलेंगे, शाम को आना, शाम को मिलेंगे, पहले मना कर दीजिए नहीं खेलनी है। बच्चों को भी समझा दीजिए कि भाई एक दूसरे पे पानी वानी डालना डाल डूल लो, पर समझना, पर जानकारी होनी चाहिए। जानकारी बड़ी चीज है, होली या धुलंडी बड़ी चीज नहीं है। अपने फेस्टिवल, अपने उत्सव, अपनी कल्चर की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। घृणा करने से चीजें उनके पाले में अपने आप चली जाती हैं, और जब चीजें उनके पाले में अपने आप चली जाती हैं, तो जो हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं और जो होली मनाएंगे, वो उनका समझ के मनाएंगे। जो हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं, अगर मान लो वो खेलेंगे भी, धुलंडी खेलेंगे या धूल बंदना करेंगे या पानी फेंकेंगे, तो कम से कम उनके माइंड में ये तो पता रहना चाहिए कि ये हमारा ही फेस्टिवल है, और ये इस तरह से था और अब इस तरह से बिगड़ गया। समझाएंगे तो वापस उसी तरह से फिर आ सकता है। मेरी किसी बात में अगर कहीं कोई खराबी लगी हो या कोई बात लगी हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।